चलो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। कैसे आप सब लोग? मजे में? बोल नहीं रहे बट कैसे हो तुम? एकदम मजे में ना? लाइफ अच्छी चल रही है ना? तकलीफों की कमी नहीं ना? और चाहिए क्या? तकलीफें बननी नहीं चाहिए, मतलब आदमी काम कर भागते रहता है। चलो ऑनलाइन फटाफट कंफर्म करो, आवाज आ रहा है कि नहीं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मजे में ना? आवाज आ रहा है क्या? चलिए ओके। आज का पहला पॉइंट है, कल अपन ने डेप्रिसिएशन तक कवर किया था। आज का फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 33AB, स्पेशल डिडक्शन फॉर एसएससी एंगेज्ड इन ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी, रबर इन इंडिया। ओके नाउ, तो ध्यान दो सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट किसको मिलेगा? सब लोग ध्यान दो। अच्छा, टी, कॉफी, रबर का कोई भी बिजनेस चाहिए या कोई स्पेसिफिक बिजनेस? ग्रोइंग एंड मतलब चाय के पत्ते भी आपको ही ग्रो करना है और उससे चाय भी आपको ही बनाना है। अगर इस प्रकार के बिजनेस है, सो टी, कॉफी एंड रबर ग्रो भी आपको करना है और मैन्युफैक्चर भी। मैं ओनली मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो बेनिफिट नहीं है। सो चाय के पत्ते भी मेरे को ही ग्रो करना है और पाउडर भी हमको बनाना है, तो उनके लिए बेनिफिट मिलेगा। बट ये कहाँ पे करना है एक्टिविटी? इंडिया में करना है। कहाँ पे करना है? और इसका कनेक्शन एग्रीकल्चर इनकम से कुछ याद है क्या? जरा बताओ क्या था एग्रीकल्चर इनकम के लिए? बताओ, टी, कॉफी, रबर का क्या रिलेशन है एग्रीकल्चर में? टी, कॉफी एंड रबर, बताइए क्या रिलेशन है? इसको स्प्लिट किया गया है। इसको क्या किया है? स्प्लिट किया गया इनटू एग्री इनकम एंड नॉन एग्री इनकम। इसको क्या किया गया है? स्प्लिट किया गया। क्या परसेंटेज है बताओ? कितना माना जाएगा एग्री एंड कितना माना जाएगा नॉन एग्री? बोलो, एग्री कितना माना जाएगा, नॉन एग्री? कॉफी में दो है, कॉफी में दो वैरायटीज है। बोलो पहला कौन सा है? अरे कॉफी में कौन सा है? एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 75-25। अच्छा, एंड ग्राउंडेड एंड रोस्टेड है तो 65-35 या 60-40? कंफर्म? एंड रबर के लिए 65। तो ये परसेंटेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये प्रोविजन सॉल्व करने के लिए। ये पहले चेक करो बराबर है क्या? आपने जो बोला मैंने लिखा है, इज दिस राइट? एक बार चेक कर लो, बराबर है क्या? कंफर्म? 100% करेक्ट है क्या? क्या गलत लग रहा है कुछ? भूसावल, सही है गलत है? सोचो मत, देखो फटाफट। रबर 35-65, तो ये बराबर है, करेक्ट है ना? ठीक है। सो अगर आप बोलते ये करेक्ट है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी ये जो टी, कॉफी, रबर का जो भी इनकम आएगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? एग्री इनकम को हटाना पड़ेगा एंड रिमेनिंग इनकम आपका क्या होगा? बिजनेस इनकम होगा। रिमेनिंग इनकम आपको क्या होगा? तो इसमें से पूरा इनकम बिजनेस इनकम नहीं होगा, एग्री इनकम का पोर्शन हमको क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं फिर। अच्छा, अभी इनको अगर बेनिफिट क्लेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहाँ पे? नाबार्ड में, है ना, या एनी अदर बैंक एज पर द स्कीम अप्रूव्ड बाय टी, कॉफी एंड रबर बोर्ड within 6 months from the end of previous year or before the due date of filing return, whichever is earlier। तो अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए इस सेक्शन का, तो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करना है? नाबार्ड में। कितने समय में? 6 मंथ में, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, विचएवर इज अर्लियर। एंड अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं सभी, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ प्रॉफिट, विचएवर इज लेस। कितना मिलेगा? 40% ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट डिपॉजिटेड विचएवर इज लेस। एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, ठीक है? चलिए देखो, हेडिंग लिखो सब फटाफट।
33AB। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि टी का बिजनेस है, इस एसएससी का बिजनेस कौन सा है? टी का है, ठीक है। इसको प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़। तो सबसे पहले आपने को क्लेम करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB आपको क्या करना है? बेनिफिट क्लेम करना है। अच्छा, कितना डिडक्शन मिलता है? लोअर ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ सच प्रॉफिट। तो ये सच प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 100 करोड़ मैंने प्रॉफिट दिया है, एंड लेट्स एज्यूम मैंने डिपॉजिट किया 45 करोड़। बोलो, ठीक है। सो अमाउंट डिपॉजिटेड मैंने 45 करोड़ किया नाबार्ड में, एंड मेरे प्रॉफिट का 40%, मेरा प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़, उसका 40%, इसमें से जो छोटा है वो, तो 40 करोड़ क्या होगा? माइनस होगा। ये आ गया आपका टी बिजनेस का इनकम आफ्टर 33AB। अभी इसमें से कौन सा और एक इनकम माइनस करना है बताओ? अभी लिखा ना अपने एग्री नॉन एग्री, इसमें से माइनस करेंगे एग्री इनकम। बोलो, अभी अपन ने लिखा है परसेंटेज कितना है, इसमें से 60% एग्री इनकम होगा, तो बोलो 60 करोड़ का 60% कितना होगा? 36, करेक्ट। तो ये आ गया आपका बिजनेस इनकम, एंड इसमें से फिर आपके कोई लॉसेस वगैरह है वो उसमें से माइनस होंगे। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है कि पहले 33AB का बेनिफिट लेना है, बाद में एग्री इनकम का बेनिफिट लेना है। ये सीक्वेंस उल्टा नहीं करना है ना? पहला बेनिफिट 33AB, उसके बाद एग्री नॉन एग्री। क्लियर है क्या? ऑनलाइन हो गया? सबका लिख के हो गया? सबको समझ में कैसे करना है? और इसमें से लास्ट माइनस क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अगर कुछ है तो, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो ये माइनस होगा, बट ये हर साल हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। यहां पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा? हाँ, एसेट पे मिलेगा ना। कौन सा डेप्रिसिएशन? यहां पे क्या रिलेशन डेप्रिसिएशन? हमें समझा नहीं, कहा ना क्वेश्चन, वापस बताऊं? चलो, ये आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अमाउंट जो डिपॉजिट किया है उसमें से विड्रॉ करके आपको क्या लेना है? एसेट्स ही लेना है, और वो एसेट्स मिनिमम कितने साल होल्ड करना है? 8 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 33AB, 33BAB, ये कौन सा था? AB था। अब ये किन के लिए एप्लीकेबल है चेक करो। ऑल एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन इंडिया और बोथ, मतलब जिनका पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से, यस ललित, यस मिलेगा ना? हाँ, तो जिनका पेट्रोलियम का बिजनेस है, नेचुरल गैस का बिजनेस है, उनको बेनिफिट मिलेगा। सब कुछ सेम ही है, फर्क क्या बताता हूं। वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, अमाउंट कहां पे डिपॉजिट करना है? नाबार्ड, यहाँ पे SBI है। वहां पे 40% मिलेगा, यहाँ पे 20। वहां पे 6 मंथ का समय दिया है, यहाँ पे वैसा नहीं है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही आपको इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पे एग्री नॉन एग्री का स्प्लिट नहीं होगा, तो जो होगा पूरा बिजनेस इनकम होगा। समझा आपको? तो ऊपर के प्रोविजन में कितना मिलेगा डिडक्शन? 40%, यहाँ पे 20। वहां पे टाइम लिमिट कितना है? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर है, बराबर है। वहां पे एग्री नॉन एग्री का स्प्लिट होगा, यहाँ पे ऐसा कोई इनकम नहीं स्प्लिट करने की जरूरत, तो ये बहुत कम आता है एग्जाम में। ये वाला इंपॉर्टेंट है जो अपन ने किया, ठीक है। आइए आगे, सेक्शन 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है साइंटिफिक रिसर्च, है ना। तो साइंटिफिक रिसर्च में अपन ने 2 तरह के रिसर्च देखे थे। पहला कौन सा होता है? इन हाउस, एंड देन रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी, है ना। तो पहले आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जो इन हाउस रिसर्च है उसका बेनिफिट तभी मिलेगा इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी।
तो मैं इन हाउस रिसर्च कर रहा हूं बट मेरे बिजनेस से वो रिलेटेड नहीं है, बोलो डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो सपोज टाटा मोटर्स है, वो इन हाउस रिसर्च कर रही है, तो उनके कार के रिलेटेड होगा तो बेनिफिट मिलेगा। बट अगर वो कोविड के ऊपर कर रहे हैं कि कोविड को कैसे खत्म करे जड़ से, तो उसका उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं किसी आउटसाइड एजेंसी को पैसा देता हूं, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा तो भी मिलेगा, नहीं होगा तो भी मिलेगा। ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मैं दोनों भी कर सकता हूँ कि नहीं? यस। तो मैं इन हाउस रिसर्च करूंगा जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा, एंड जब मैं किसी को डोनेशन दूंगा वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा तो भी मिलेगा, नहीं होगा तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं कि ये नहीं किया तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक रिसर्च के लिए आप अलग अलग पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो पहली बात करते हैं इन हाउस रिसर्च। बोलो व्हाट इज इन हाउस रिसर्च? विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी। किरण जस्ट ड्रॉप हियर टू से थैंक यू, ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ग्रेट। चलो नाउ ध्यान दो। सो साइंटिफिक रिसर्च ये कौन सा? पहले इन हाउस। इसमें दो तरह के खर्चे सबको पता है। पहला रेवेन्यू है। रेवेन्यू में दो पार्ट है, वन इज बिफोर कमेंसमेंट एंड अनदर इज आफ्टर कमेंसमेंट। बिफोर कमेंसमेंट अगर है तो लास्ट 3 साल में जो आपने खर्चा किया वही मिलेगा, और उसमें भी हर एक रेवेन्यू मिलेगा या स्पेसिफिक रेवेन्यू मिलेगा? करेक्ट। तो स्पेसिफिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा मिलेगा बताओ? ये दो ही मिलेंगे। कौन से दो? मटेरियल एंड सैलरी पेड टू रिसर्च स्टाफ एक्सक्लूडिंग परक्विजिट। ये दो ही चीजों का आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। इनकम ड्यूरिंग 3 years, इनकम ड्यूरिंग 3 years immediately preceding the date of commencement of business shall be allowed as a deduction in the year of commencement of business। तो अगर मैं बिजनेस आज कमेंस करता हूं तो उसके पहले 3 साल में जो भी मैंने खर्चा किया है रेवेन्यू, कौन सा? एनी है स्पेसिफिक? हाँ, तो इसका 100% डिडक्शन आपको इस साल मिलेगा। तो 3 साल का पूरा खर्चा एक साथ मिलेगा। एंड आफ्टर कमेंसमेंट करेंगे तो ऑल रेवेन्यू मिलेगा। तो बताओ बिफोर एंड आफ्टर रेवेन्यू में क्या फर्क है? बिफोर है तो दो ही कवर्ड है, एंड आफ्टर है तो ऑल, एवरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कवर्ड। जो आपको ध्यान में रखना है, ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर इज कवर्ड। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कमेंसमेंट के बाद है तो कब मिलेगा? जिस साल खर्च करेंगे उस साल मिलेगा। एंड कमेंसमेंट के पहले कितने साल का मिलेगा? 3 साल। उसके पहले का है तो नहीं मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी ध्यान में रखना है, इसके आगे जहां पे मैं एसेट्स की बात करूंगा, अगर आप एसेट्स के लिए अलग अलग सेक्शन में बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो उसका वापस डेप्रिसिएशन क्लेम। तो जो एसेट मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहा हूं, जिसका मैं बेनिफिट ले रहा हूं, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम ना नॉर्मल मिलेगा ना एडिशनल। चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब हो सकता है? सेम, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कितने साल पुराना होना चाहिए? ड्यूरिंग 3 years, 3 साल के पहले का नहीं। कमेंसमेंट के पहले 3 साल में जो भी खर्चा किया है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है बताओ? कौन से एसेट का नहीं मिलेगा? लैंड का नहीं मिलेगा। रेवेन्यू में ऐसा नहीं है, बिफोर वाले अलग है, आफ्टर वाले ऑल है। कैपिटल में बिफोर हो या आफ्टर, बस एक एसेट का बेनिफिट नहीं मिले। कौन सा है? लैंड। तो लैंड छोड़ के आपने जितने भी एसेट्स लिए हैं उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, ये था इन हाउस रिसर्च। अभी इसमें क्या होगा? जब मैं इमेजिन करो 3 साल का पूरा खर्चा मैंने P&L में डेबिट किया है, या कमेंसमेंट के बाद मैंने पूरा एसेट का खर्चा P&L में डेबिट किया है, तो लॉस आने के चांसेस है कि नहीं बताओ? तो इसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। Unabsorbed capital expenditure on, like unabsorbed depreciation, it can be carried forward for n number of years. It can be set up against any income except salary and casual income. कब? अगर खर्चा ज्यादा इनकम कम है तो। Now 35(2)(ab ये भी रिसर्च ही है, बस ये बेनिफिट कंपनी एसेस के लिए। मैंने क्लास में कहा था कि टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में 100% ही मिलता है। एक छोटा सा डिफरेंस है बिल्डिंग का। पहले ये 200% मिलता था, बट अभी डिडक्शन दोनों का कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 100% कर दिया है। इसको मैंने कहा था पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे बिल्डिंग का नहीं मिलता है। तो बिल्डिंग का कहाँ पे मिल जाएगा आपको? यहाँ पे बिल्डिंग का नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा क्या बिल्डिंग का? ऊपर मतलब ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली लैंड का नहीं मिलता है, तो बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। चलो, कौन से कंपनी के लिए है? बायोटेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, उनके लिए है। ठीक है,
कौन सा खर्चे मिलेगा? कैपिटल रेवेन्यू रेट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अभी बताओ मेरे को, बिल्डिंग का क्या होगा? बोलो बिल्डिंग का क्या होगा? हाँ बिल्डिंग का ऊपर वाले मिल जाएगा, बस उतना ही है ना। बाकी डिडक्शन सब कुछ सेम मिलेगा, इसको नहीं पढ़ा तो चलने वाला है, ऐसा कुछ सेम ही है मतलब, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज नॉट एलिजिबल बट 35(1)A में मिलेगा। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट प्री कमेंसमेंट एज पर दिस? तो सिंपल बताऊं, आप यही प्रोविजन लर्न करना, कौन सा? प्री एंड पोस्ट सभी रिसर्च के लिए बराबर आपका आंसर ऑटोमेटिक करेक्ट आ जाएगा। आपको दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम ही प्रोविजन है। नव ये है रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी। अब इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग। पहला, एनी रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एनी कंपनी अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एनी रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल। तो ऊपर भी है कॉलेज वगैरह, पर ऊपर का रिसर्च अलग है। रिसर्च तो प्रोविजन का नाम साइंटिफिक है, बट व्हेन पेमेंट इज मेड टू अदर एजेंसी, आप तीनों रिसर्च क्लेम कर सकते हैं। कौन से तीनों? साइंटिफिक, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल। एंड नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफाइड पर्सन कितना मिलेगा? अच्छा, क्लास में अपन ने डिस्कस क्या किया था कि लिस्ट रन करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको एक वर्ड कहा था, करेक्ट, अप्रूव्ड आता है तो एज्यूम करना है कि वो है, क्योंकि ये लिस्ट लर्न करना प्रैक्टिकली पॉसिबल, एक दो बार पढ़ के रखना है, बट उसको रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि 35(A) में तो बहुत सारे बिजनेसेस है, क्या क्या आप लर्न करोगे? जैसे डिडक्शन में ATG में बहुत बड़ा लिस्ट है, तो उसको रटना पॉसिबल नहीं है, तो वो अप्रूव्ड वर्ड देते हैं, डोंट वरी, दे विल गिव यू हिंट, ठीक है। या तो कोई प्रॉब्लम? तो ये तो एकदम सिंपल था। अभी मेन चीज, रिसर्च खत्म होने के बाद एसेट के अपने पास दो यूज है ना, करेक्ट ना? तो ये है साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ एसेट आफ्टर रिसर्च। अच्छा, दो ऑप्शन है, आप सबको पता है, हम सब रिवीजन मोड में बैठे हैं। या तो हम उसको बेच देंगे, या तो हम बिजनेस में क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो अगर बिजनेस में यूज करेंगे तो वेरी सिंपल, उसको ब्लॉक में हम क्या करेंगे? बिल्डिंग को, सपोज बिल्डिंग एसेट है, एज्यूम करते हैं बिल्डिंग है, तो अगर यूज करेंगे तो क्या करना है? ऐड इन रिलेवेंट ब्लॉक, उसको ब्लॉक में ऐड करेंगे, एंड उसका वैल्यू कितना लेंगे अपन? 0 लेंगे, क्योंकि अगर अपने वापस ब्लॉक का वैल्यू लिया तो दो बार बेनिफिट मिलेगा। और अभी अपन ने क्या पढ़ा? आप ऑलरेडी 100% डिडक्शन तुम क्लेम कर चुके हो, वापस उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्या? तो ये अगर यूज किया तो ब्लॉक में ऐड होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। एंड जब सेल करेंगे तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट्स नो मोर एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। एक बार तुम ब्लॉक में ऐड हो गए, तुम्हारा पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो गया, पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो गया, तो सेल करते समय कोई ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं होगा। जैसे अपन ने कल डेप्रिसिएशन में किया था, वैसा ट्रीटमेंट होगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूं। या तक क्लियर है? हाँ, अभी सेल होगा तो देखो क्या होगा, एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं। सपोज कॉस्ट था 10 करोड़, आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 10 करोड़ क्लेम किया, है ना? आपने 100% डिडक्शन क्लेम किया, तो अपने रिसर्च के लिए एसेट कितना का लिया था? 10 करोड़। डिडक्शन कितना क्लेम किया? 10 करोड़। अब इसको अपन ने बेच दिया, अब इसको मैंने सेल किया 6 करोड़, अभी 12 करोड़ में, सोल्ड फॉर 6 करोड़, सोल्ड फॉर 12 करोड़। आंसर इज वेरी सिंपल, सब लोग ध्यान दो। जितना डिडक्शन तुमने क्लेम किया है, जब तक वो अमाउंट रिकवर नहीं होता है तब तक वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, एंड उसके ऊपर जो पैसा मिलेगा वो कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। तो बताओ, आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया है? 10 करोड़ क्लेम किया है। मैंने फर्स्ट केस में कितना अपन ने रिकवर किया? इज इट बिलो 10 करोड़? इज इट अप टू 10 करोड़? तो इसको क्या मानेंगे बताओ? बिजनेस इनकम मानेंगे। तो जितना डिडक्शन आपने क्लेम किया है, वहां तक जब भी अमाउंट रिकवर होगा वो आपका क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम। अभी सेकंड आप ट्राई करो,
बताओ सेकंड में क्या होगा? मेरे को 12 करोड़ मिला है, ऑनलाइन आंसर दो। तो जितना डिडक्शन क्लेम किया उतना बिजनेस इनकम, उसके ऊपर कैपिटल गेन कितना डिडक्शन क्लेम किया है, तो 10 करोड़ इसमें से क्या होगा, एंड ऊपर का 2 करोड़ खत्म। इसके 2 पार्ट। तो बिजनेस इनकम 10 करोड़ कब तक, टू दी एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन, करेक्ट, सही जवाब। एंड कैपिटल गेन 2 करोड़। कैसा है सर वो? 12 माइनस 10 लिख लो ये, एंड कोई डाउट है तो पूछ लो। सो साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे खत्म हो गया। करेक्ट है, ऑनलाइन एकदम करेक्ट। हर्षिता, ललित एकदम परफेक्ट। बाकी लोग भी चेक करो, लिख लो जिनका, थोड़ा फास्ट लिखो बस, आपको मेरे साथ ही लिखना है चीजें। लिख लो फटाफट जिनका बाकी है। तो जितना डिडक्शन क्लेम किया वहां तक का अमाउंट क्या होगा, बिजनेस इनकम। उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा वो कहां पे जाएगा, सीजी, कैपिटल गेन। हो गया लिख के सबका? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। आपको हो गया सबका? लिख, कोई लिख रहा है क्या? फास्ट, ओके। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च? याद आ गया सब कुछ? ऐसा कुछ तो अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट 35A BB, एमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस। सो टेलीकॉम लाइसेंस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। जितने भी टेलीकॉम कंपनी उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years, जो ऑब्वियसली फ्री में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा देते हो, तो वो पैसा राइट ऑफ कैसे करना है, ये सेक्शन 35A में दिया है। ठीक है, सो हेडिंग लिखो 35A टेलीकॉम लाइसेंस फीस। नहीं, इसका सैलरी का रिवीजन तो हो गया मेरे दोस्त, सैलरी का ऑलरेडी अपलोडेड है ना। इसके बाद कैपिटल गेन लूंगा, फिर कंटिन्यू होगा, फिर अटेंडेंस के ऊपर देखेंगे क्या करना है अपन। तो अभी 2 टॉपिक तो शायद सब लोग आएंगे डर के मारे, तो उसके बाद देखते हैं अपन। तो पहले पीजीपी के एप्लीकेशन तो कंप्लीट करते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, देखते हैं ना अपन, डिसाइड करते हैं। चलो हेडिंग लिखो टेलीकॉम लाइसेंस फीस, सेक्शन 35A अच्छा, इसको डिडक्शन कितना मिलता है, क्या फॉर्मूला है? करेक्ट, लाइसेंस फीस पेड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये एक इन जनरल फॉर्मूला है कि आपने जो लाइसेंस फीस दिया है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बट अभी इसमें ट्रिक है, ये पेड और नंबर ऑफ ईयर्स में आपको अच्छे से काम करना है सोच के। पेड का मतलब आपको पता है ना, मतलब लाइसेंस फी 50 लाख है, लेकिन मैंने इस साल 15 लाख ही पे किया है, तो अपन फॉर्मूले में 50 लेंगे या 15, मतलब ये डिडक्शन पेड बेसिस पे। ये पार्ट तो क्लियर है। नीचे कंफ्यूजन होता है नंबर ऑफ ईयर्स कितने लेना है। मैंने क्लास में अलग फॉर्म लिख के दिया था, नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, मतलब लाइसेंस एक्सपायर्ड होने के लिए कितना समय उससे डिवाइड करना है। लाइसेंस विल एक्सपायर्ड आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो लिसन केयरफुली, अगर आपने पहले साल ही पूरा पेमेंट कर दिया तो हाउ मेनी ईयर्स यू हैव टू राइट ऑफ? 10 ईयर्स। आपने सेकेंड ईयर पे किया तो 9 ईयर्स, थर्ड ईयर पे किया तो 7 ईयर्स या 8, फोर्थ ईयर पे किया तो 7। तो ये बस आपको एग्जाम में चेक करना है, हर बार डिवाइड बाय 10 नहीं होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? लाइसेंस फीस पेड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको समझा कि नहीं। लेट्स सी। सो टेलीकॉम लाइसेंस फीस लेट्स से 30 लाख। ठीक है, दिस इज द फीस फॉर 10 ईयर्स। ये लाइसेंस है 24-25 का। ठीक है, सो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, पर्टिकुलर्स
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड एंड थर्ड। मैंने 10 लाख रुपया पे किया है। पहला इंस्टॉलमेंट 10 लाख का है, दूसरा 10 लाख का है, तीसरा 10 लाख का है। ईयर ऑफ पेमेंट ईयर ऑफ पेमेंट तो इस साल 10 लाख दिया, अगले साल 10 लाख दिया, उसके अगले साल 10 लाख दिया है। तो अभी अपने को डिडक्शन फाइंड आउट करना है फॉर दीज ईयर्स। ठीक है, चलिए नीचे लिखो सोल्यूशन, एंड आप मेरे को ईयर वाइज डिडक्शन बताएंगे कि 24-25 में कितना मिलेगा, 25-26 में कितना मिलेगा, 26-27 में कितना मिलेगा। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, अमाउंट पेड इन दैट ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट। सबने क्वेश्चन लिखा क्या? मतलब मैं स्क्रॉल करके सॉल्यूशन लिखता हूं। लिख के हो गया सबका क्वेश्चन? थोड़ा दोस्तों फास्ट लिखना है। So चलो, सो डिडक्शन इन 24-25, बोलो कितना अमाउंट पे किया है? अभी लाइसेंस भी कब लिया देखो मैंने, 24-25, और पेमेंट भी कब हुआ है? मतलब जिस साल लाइसेंस लिया उसी साल पेमेंट हुआ है क्या? तो हाउ मेनी ईयर्स आर अवेलेबल टू राइट ऑफ दिस 10 lakhs? 10 साल अवेलेबल है। किसी को डाउट है इसमें? तो इसको मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा, तो एवरी ईयर कितना राइट ऑफ होगा? अच्छा, एवरी ईयर मतलब ये अगले साल भी 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा? उसके अगले साल भी 10 साल तक आएगा कि नहीं? अभी तो अगले साल स्टूडेंट ऐड करना भूल जाते हैं। बस उतनी छोटी मिस्टेक मत करना, क्योंकि आप बोल रहे 10 साल और 1 साल क्यों क्लेम कर रहे थे। सो नो स्कोप फॉर सिली मिस्टेक्स। नेक्स्ट बोलो 25-26 में कितना पे किया? 10 लाख पे किया। नाउ हाउ मेनी ईयर्स लेफ्ट? 9, क्योंकि 1 साल एक्सपायर्ड हो चुका है, तो 9 ईयर्स है। अच्छा, इतना ही मिलेगा या ऊपर का भी 1 लाख ऐड करेंगे सर? हाँ, आपने कहा ना 10 साल मिलेगा, तो भूलना मत, उसको लेके जाना है ना। हाँ, तो मेरे को दोनों का आंसर बताना। 2,11,000 ओके, चेक करो एक बार। हर्षिता करेक्ट है तुम्हारा आंसर। बस उसको एग्जाम में लिखते समय जोड़ के लिखना है। 1,1,1,1,1 मत लिखना, 1 लाख भी ऐड करना, क्योंकि वो भी मिलेगा ना आंसर। मतलब सिली मिस्टेक से मार्क्स जाएंगे। तुमने सही सॉल्व किया है, बस ऐड करना मत भूलना। नेक्स्ट 26-27 वापस 1 लाख पे किया है, नहीं वापस 10 लाख पे किया। हाउ मेनी ईयर्स लेफ्ट? एंड ऊपर का लिखोगे वापस 2,11,1,1,1,1, क्या नहीं लिखना है? वो भी मिलेगा ना। सो 1,25,000 आएगा नहीं, प्लस 2,11,1 कितना? 336,111। देखो सही है क्या? 336,111। हाँ नहीं, बराबर है आंसर। समझा आपको? बस उतना आपको चेक करना है, सिंपल। अच्छा, ये लाइसेंस सेल किया तो सेम लाइक अ साइंटिफिक रिसर्च, इसलिए उसको पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने क्लास में वही लिख के दिया है। इसका ट्रीटमेंट सेम एज अ साइंटिफिक रिसर्च है, बट वो अपना आपको सेल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। मैंने आपको स्कैनर को होमवर्क दिया, आप चेक कर लेना, अभी आपको आइडिया आ ही जाएगा। हो गया? आगे बढ़ो मैं, किसको डाउट है इसमें? सिंपल, ओके।
तो देखो फॉर्मूला क्या है, ये मैंने दे दिया है, ठीक है। अच्छा, लाइसेंस सेल किया तो सेम ही होगा, सेल किया तो क्या होगा, सेम एज क्या है, सेम एज साइंटिफिक रिसर्च, तो उसको अलग से मेरे को पढ़ाने की जरूरत, जितना डिडक्शन क्लेम किया उतना बिजनेस इनकम, उसके ऊपर जो मिलेगा वो, हाँ, तो अगेन नो नीड टू, आप भी घर पे मत पढ़ना, सेम ही है वो। नेक्स्ट, ये कुछ काम का नहीं है, जस्ट पढ़ के छोड़ देना है। सो 35AC में अगर अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, तो आपको जितना आपने डोनेट किया उतना आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा, इसलिए एग्जाम में कभी नहीं आता है, छोड़ दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 35AD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। अगेन जहां जहां पे एसेट का खर्चा हो रहा है उसका वापस डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। तो आज अपन ने 3 देखे, पहला साइंटिफिक रिसर्च देखा, उसके बाद टेलीकॉम लाइसेंस देखा, एंड अब ये 3rd पढ़ रहे, तो इन एसेट्स का हम वापस डेप्रिसिएशन क्लेम, एक ही बेनिफिट आपको लेना है, वो लेना तो फिर ये नहीं मिलेगा, ये लिया तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन प्रोविजन बहुत सिंपल है, बस व्हाट इज द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, देयर आर सो मेनी बिजनेसेस, एंड इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। तो एग्जाम में ये नाम दिया जाएगा, नो नीड टू लर्न एंटायर लिस्ट, रटने की जरूरत नहीं, पढ़ेंगे अपन बट रटने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपने जो भी खर्च किया है, बोलो कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। कौन से बिजनेस है, उसके पहले कौन से एसेट्स एलिजिबल नहीं है वो बता देता हूं। पहले ये सिंपल है, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब शेयर्स, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये 3 एसेट्स के लिए डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो भी एसेट्स है, जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, बट एक कंडीशन है, क्या है, ये अपन ने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है कि जब भी इस एसेट का अपन पेमेंट करेंगे, बताओ पर डे कैश कितना अपन दे सकते हैं, मैक्सिमम 10,000, उससे ज़्यादा देंगे तो अमाउंट एलिजिबल नहीं होगा, बचे अमाउंट का आप 100% क्लेम कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आपको पता है, बस कैश और बेरर चेक नहीं देना है, बाकी ऑनलाइन, गूगल पे, RTGS, चेक, ड्राफ्ट, जो भी ऑनलाइन ऑप्शन है, एप्स, पेटीएम, एवरीथिंग इज ओके। मेक श्योर वो अमाउंट सामने लेके बैंक में जमा होना चाहिए, उसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, बस उतना ही है कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग बिजनेसेस है। पहला है कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तीसरा लेइंग ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम। तो ये लिस्ट एक बार क्या करना है, पढ़ के रखना है, इसको अपन रट सकते हैं क्या, बट एग्जाम में कौन सा वर्ड आएगा बताओ, स्पेसिफाइड, बस उससे अपन एसेट का 100% डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो ये लिस्ट में नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये आपको एक बार पढ़ना है। 14 अलग अलग बिजनेसेस हैं जिसके लिए आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 16 आप पढ़ेंगे, कुछ काम का नहीं है। 17 भी ओके ओके है, क्या है, वेटेड डिडक्शन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करते हैं, है ना, बेरर चेक भी नहीं चलेगा, यस, कैश नहीं चले, कैश और बेरर चेक नहीं चलेगा, बाकी 10,000 तक सब कुछ चलेगा। 10 तक तो चलेगा, है ना, 10 के ऊपर नहीं चलेगा। तो अप टू 10,000 देयर इज नो प्रॉब्लम, एनी मोड इज ओके इंक्लूडिंग कैश एंड बेरर चेक। 10 के ऊपर का प्रॉब्लम है। हर्षिता, डाउट क्लियर? यस, ओके। नाउ अभी 35CCC में डिडक्शन कौन सा मिलेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का मिलेगा। अच्छा, इसके मेन पॉइंट क्या बताऊं, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो अभी आपको डिडक्शन मिलेगा, बट कंडीशन क्या है, डिडक्शन 100% मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए उस बिजनेस में, मोर देन 25 लाख एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के आपने जो जो एसेट्स खरीदे उसका वैल्यू 25 लाख के ऊपर होना चाहिए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रोजेक्ट अप्रूव करना चाहिए। तो आपने जो भी खर्चा किया है उसका आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 100%, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मैंने क्लास में बताया था, फार्मर को ट्रेनिंग देना है। इंडिया में जो नए नए टेक्नोलॉजी आए ना, उनका फार्मर को ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए मैंने नए नए एसेट्स लिए हैं। तो अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग मैं जो भी खर्चा करूंगा उसका 100% डिडक्शन मेरे को मिलेगा, क्योंकि फार्मर का फायदा होगा तो देश का फायदा होगा, इसलिए मेरे को डिडक्शन दिया है। नेक्स्ट, ये भी कुछ काम का नहीं है, आप पढ़ना 18, 19 IMP मार्क करो।
एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? यस, बिजनेस कमेंस करते समय या फिर बिजनेस को मैं एक्सपांड कर रहा हूं, नया ब्रांच स्टार्ट कर रहा हूं, उस समय मैं जो भी खर्चे करता हूं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उसका डिडक्शन मिलता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कितने? जिस साल वो बिजनेस कमेंस होता है या नए यूनिट्स के ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, जो मैंने नया एक ब्रांच स्टार्ट किया है, तो वो जहाँ से उसका ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं वहाँ से 5 साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। बहुत ही सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बेनिफिट हर एक एसएससी को है या ओनली इंडियन कंपनी को है? ओनली इंडियन कंपनी एंड अदर देन कंपनी। सपोज मैंने एलएलपी स्टार्ट किया तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा, बट रेसिडेंट होना क्या है? जरूरी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एसएससी? कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट? कंपनी, एंड नॉन कॉर्पोरेट मतलब अपन सब लोग। सो अदर देन कंपनी एवरी एसएससी इज व्हाट? नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। ओके, नाउ डिडक्शन कितने इंस्टॉल मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बट कौन सा खर्चा? जो आपने किया वो नहीं, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपने जो एक्सपेंडिचर किया है उसको अपन कंपेयर करेंगे विद एलिजिबल, एंड विच एवर इज लेस जो होगा उसको हम डिवाइड क्या करेंगे? 5। तो पहले एग्जाम में आपको क्या करना है? एक्चुअल तो दिया जाएगा, आपको एग्जाम में फाइंड आउट क्या करना है? एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैसे निकालते हैं। चलो, क्या फॉर्मूला है? द टोटल एलिजिबल एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आपने प्लांट एंड मशीन में जो इन्वेस्ट किया है उसका 5%, एंड अगर कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज। मतलब कंपनी के लिए 2 क्राइटेरिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% निकालो, विच एवर इज हायर। उसको कंपेयर किससे करना है? एक्चुअल से करना है। किससे करना है? एंड जो विच एवर इज लेस होगा वो आपका बनेगा एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो आपका क्या बनेगा? एंड डिवाइड बाय कितने साल से करना है? 5 साल। तो बोलो कंपनी के लिए एलिजिबल कैसे आएगा? क्या करना है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, देन यू कंपेयर विद एक्चुअल जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसमें से क्या लेना है? लोअर, एंड डिवाइड बाय, एंड मेरा कंपनी नहीं है तो एक ही चीज से कंपेयर करना है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, बस इतना ही है। नेक्स्ट, ये आगे के 2 कुछ काम के नहीं है। जब भी कंपनी का अमलगमेशन होता है या डीमर्जर होता है, बस एक ही कंडीशन है, जो नया कंपनी बन रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इस प्रोसेस में आपको जो भी खर्चा हुआ है आने वाले 5 साल में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। बस इंडियन कंपनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस। तो अमलगमेशन डीमर्जर पे जितना खर्चा हुआ है कोई लिमिट नहीं है, 5% डायरेक्ट जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय 5, इसलिए एग्जाम में नहीं आता है। सेम फॉर VRS, बस में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। VRS में करेक्ट ले लीजिए, जहां पे अपना बेनिफिट है वहां पे लोअर लिखा है, यू आर राइट। सुनो, VRS में, VRS सबको पता है क्या है ना? कंपनी ने एम्प्लॉय को VRS दिया है जिसका अमाउंट है 2000 करोड़, सपोज एग्जांपल। कितना है? 2000 करोड़। इस साल कंपनी ने 800 करोड़ का ही पेमेंट किया है, मतलब कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है? 1200 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। टोटल VRS का कितना पेमेंट करना है? 2000 करोड़। इस साल 800 करोड़ कंपनी ने रिलीज कर दिया है, 1200 करोड़ वो अगले साल देने वाले हैं। तो क्वेश्चन है डिडक्शन कितना मिलेगा? ये तो सिंपल है, 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, ये भी ओके है। कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर वॉज पेड, तो जिस साल पेमेंट करेंगे वहां से 5 साल में बेनिफिट मिलेगा, ये भी ओके है। टोटल पेमेंट कितना था बताऊं? 2000 करोड़। अपन ने पे कितना किया है? 800 करोड़। तो इस साल पेमेंट कितने का हुआ है? 2000 या 800? 800 डिवाइड बाय 5, 800 डिवाइड बाय 5। तो इस साल से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? हर साल 160 करोड़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लर्निंग पॉइंट क्या है कि 2000 डिवाइड बाय 5 नहीं है, वो तो ड्यू अमाउंट है। कौन से अमाउंट को 5 से डिवाइड करना है? पेड। सेम लाइक अ टेलीकॉम लाइसेंस, जो पे हुआ है डिवाइड बाय 5, जो पे हुआ है डिवाइड बाय 5 आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एंड नाउ अभी स्टार्ट हो रहा है
सेक्शन 36 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 36। इसमें ऑलमोस्ट सभी प्रोविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब जिसको हम बोलते हैं मेडिक्लेम, इज अलाउड द डिडक्शन इफ पेमेंट हैज बीन मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। तो एज ए एम्प्लॉयर आपने एम्प्लॉय का प्रीमियम पे किया है ना, तो वो कौन से मोड में नहीं होना चाहिए बोलो? कैश पे नहीं होना चाहिए। कैश में तो आप डिडक्शन क्लेम, फिर वो डिसअलाउ होगा, एंड डिसअलाउ होगा तो इनकम में एड बैक होगा। ठीक है, अगर रिकॉर्ड हुआ है तो ठीक है, ये ओके था। नाउ बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय इज अलाउड एज ए डिडक्शन सब्जेक्ट टू 43B। तो एक बार अपन 43 पे पहले रिवाइज करते हैं। आइए थोड़ा आगे 43B कहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। पॉइंट नंबर 29, ठीक है। 43B वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर मतलब दिस इज वन ऑफ द एडजस्टमेंट। अच्छा, 43B क्या बोलता है? पहले 43 बोलता है कि ये जो 7 से 8 एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंसेस है इसका आपको डिडक्शन मिलेगा, बट इसका डिडक्शन ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलेगा। कौन से बेसिस पे? पेड। बिफोर दैट अकाउंटिंग अपन दो तरह से कर सकते हैं, वन इज कैश सिस्टम एंड वन इज मर्केंटाइल। अभी जो लोग कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो ड्यू के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए 43B एप्लीकेबल नहीं। तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में फिट करना है, ये 43B उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। इफ आर फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये सेक्शन आपके काम का, क्योंकि कैश वाला आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, एंड जब मैं आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो डिसल होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ पहले सेक्शन किनके लिए एप्लीकेबल है? जो ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब आई एम रिकॉर्डिंग ऑल माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग माई एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो मैं ड्यू बेसिस पे टैक्स दे रहा हूँ, फिर खर्चा है वो भी मैं ड्यू बेसिस पे ले रहा हूँ, मेरा इनकम है वो भी मैं क्या कर रहा हूँ? ड्यू बेसिस पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 6 to 8 एक्सपेंसेस है उनका पेमेंट कब होना चाहिए बोलो? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, करेक्ट। सो ये 43B। बोलो अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट कब होगा? 31/5/2025। तो यहां पे वो खर्चा क्या है? आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बोलो पे कब करना है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। दो ड्यू डेट्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए 31 अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए 31 जुलाई। ठीक है, चलो अभी ये खर्चा है जो भी है। अच्छा, इज इट फॉर एनी एक्सपेंसेस और स्पेसिफिक एक्सपेंस? हाँ, कौन से स्पेसिफिक? ये जो 7-8 आपको दिख रहे हैं ना, ये इन्हीं खर्चों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी के एक्सपेंस आप ड्यू बेसिस पे दिखा सकते हैं, उनको पे करने की जरूरत, बस यही एक्सपेंस आपको क्या करना है? पे करना जरूरी है। तो देखो सपोज यहां पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 25,000, मैंने यहां पे पूरा पे कर दिया, मतलब 31 मार्च के बाद मैंने पेमेंट किया है। पेमेंट कब किया? 31 मार्च के बाद किया है, बट डिड आई पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न? यस। तो बोलो ये अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा? ये अलाउड होगा एज अ एक्सपेंडिचर ऑफ विच ईयर? यस, मतलब भले मैंने अगले साल पे किया है लेकिन वो अलाउ हो जाएगा क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल करने के पहले पे किया है। ये पहला सिंपल एग्जाम्पल। सेकेंड, सपोज यही 25,000 मैं यहां पे पे करता हूं, 1 दिसंबर 2025 को पे करता हूं, तो बोलो पहले क्या होगा? बोलो ये खर्चा तो 24-25 का है, बट बताइए आपने रिटर्न फाइल करने से पहले पे किया है या नहीं किया है? नहीं किया, तो इस साल की इनकम में क्या होगा? पहले वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसअलाउड। तो 24-25 में डिसअलाउ होगा, मतलब क्या है? वो आपकी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। अच्छा, बाद में यहां पे डिडक्शन मिलेगा क्या वापस 25-26 में?
अगेन डिडक्शन इज अलाउड। तो बताओ ये परमानेंटली डिसअलाउड है या टेम्पररी? हाँ, मतलब बाद में आप जब भी पे करोगे, भले 4 साल का आपने पे किया है, तो उसका आपको डिडक्शन जरूर मिलेगा। तो इसमें सॉल्विंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंस, यू नीड टू रिमेंबर ऑल द एक्सपेंसेस विच कम्स इन 43B। लर्निंग पार्ट है कि कौन से एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं, आपको पता होना जरूरी है। तो सेकंड केस में क्या होगा बताओ? 25,000 क्या होगा? डिसअलाउ होगा। एंड सपोज पार्टली है तो मतलब 25,000 में से मैंने 31 जुलाई तक 6,000 पे कर दिया है, एंड बाद में 1 दिसंबर को, बाद में 19,000 पेड बाद में है, 25 दिसंबर 25 को पे किया है क्रिसमस के दिन। बताइए अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? बोलो। तो ये था पहला केस, ये दूसरा, ये तीसरा। आप लिखो इसका आंसर, मैं 2 मिनट आपको देता हूं, फिर अपन चेक करेंगे। पहले तो सबने लिख लिया ना, तीसरा आंसर सॉल्व करो सब लोग, ऑनलाइन आंसर भेजो क्वेश्चन 3 के। थोड़ा इस साल पे हुआ है, थोड़ा अगले साल पे हुआ है। हो गया? बोलो कौन आंसर देगा? क्या होगा 31 जुलाई तक? कितना आला होगा, कितना डिसअला होगा? दोनों चाहिए मेरे को। करेक्ट, 6,000 अलाउड होगा। तो कितना नहीं पे किया है? एंड यहां पे बाद में खाली अलाउ कितना होगा? यस, है ना? तो जो पे किया उसका कुछ नहीं होगा। कितना आउटस्टैंडिंग अभी पार्टली में? 19,000 स्टिल नॉट पेड, वो हम इनकम में क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि तुमने रिकॉर्ड तो किया है 25,000, बट उसमें 19,000 का पेमेंट, तो वो इनकम में ऐड करेंगे। बाद में वापस क्या होगा? जब हम पेमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये कंफर्म एडजस्टमेंट हर एक एग्जाम में आता है। आप जब स्कैनर सॉल्व करेंगे, इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस एडजस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, एकदम परफेक्ट समझा आपको कैसे करना है। अभी मेन चीज क्या है? कैलकुलेशन पार्ट तो समझ में आ गया, कौन से एक्सपेंस उसको आपको घर पे रटना पड़ेगा। ये लिस्ट रट के रखना है, क्योंकि 7-8 ही है। चलिए लिख के हो गया सबका, तीनों केसेस ऑनलाइन डन। योगेश करेक्ट है, दोबारा आंसर। प्रशांत दोबारा आंसर करेक्ट है। षष्ठी, खुशी एकदम परफेक्ट, यस करेक्ट है, सबने आंसर सही दिया है। चलो कौन से खर्चे हैं? एनी सम पेएबल बाय वे ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एंड सेस। अभी मैं रिवीजन में हूं, इसलिए मैं एक एडवांस क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं। बताओ अगर ये टैक्स इनकम टैक्स होता तो क्या करते? इनकम टैक्स का नेचर क्या है? बाय डिफॉल्ट डिसअलाउड है, तो इनकम टैक्स हमेशा डिसअलाउ होगा। तो ये कौन से टैक्सेस हैं? विच आर अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इट्स नॉट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑलरेडी डिसअलाउड है। तो मैंने 31 मार्च को भी इनकम टैक्स पे कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे? एड बैगेज करेंगे। एम आई क्लियर? तो बताओ ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी टैक्स अलाउड है कि यहाँ पे? कौन सा टैक्स? हाँ, मतलब ये प्रोविजन ही उन्हीं एक्सपेंस के लिए है जो एक्सपेंस अलाउड है। अगर इसमें से कोई एक्सपेंस डिसअलाउड है तो ऑलरेडी वो डिसअलाउ हुआ है ना। एक एक्सपेंस को मैं 2 बार डिसअलाउ कर सकता हूँ क्या? मैं इनकम टैक्स 2 बार ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे वो खर्चे को हटा देना है। तो ये बात कौन से एक्सपेंस की हो रही है? जो 8 एक्सपेंस है, इट मस्ट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, देन ओनली 43 भी पिक्चर में आएगा। बोनस कमीशन जो भी हम पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीव एनकैशमेंट जो सैलरी में पड़ा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय का नहीं, मेरा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन।
मैं इंडियन रेलवे का कोई एसेट यूज कर रहा हूं, एंड सम पेबल टू एमएसी बियॉन्ड टाइम लिमिट, याद है ना, एग्रीमेंट है तो 45 डेज, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज, बट वो एग्जाम में आपको नहीं आएगा, उस पर बहुत सारे अभी डिबेट चालू है कि उसको लेके आना है, या मैंने क्लास में इसको बहुत डीप में डिस्कशन किया था कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो होपफुली आपको नहीं आएगा, बट मैंने आपको पढ़ा के रख दिया, ऐसे नहीं कि स्किप ही कर दिया है ना, ठीक है। सो बोलो 45 डेज का क्या है बताओ जरा, एमएसी का क्या है, एक बार अपन मेन नोट्स में जाके एक बार बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, तो देख लो एक बार। बोलो ऐसे क्या करूं, बंद करूं, हो गया ना। हाँ, तो अपने नोट्स में ये पॉइंट मैंने दिया है, देखो ये क्या दिया है, तो जब भी आप एमएससी से गुड्स खरीदते हैं, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो गुड्स मिलने के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद कितने में पेमेंट करना है, 45 डेज, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में आपको पेमेंट करना है, कितने दिन में, हाँ अगर नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाएगा 43 में, बट परमानेंटली नहीं होगा, टेम्पररी होगा, बाद में जब पे करेंगे तो वापस अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में किया था, देखो वापस बताता हूँ। मिस्टर ए हैज परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम ए एन कंपनी। अच्छा पहले हाँ एमएससी किसको बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे दिया है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल, एमएससी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है पहला, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर 1 करोड़ या उससे कम है, एंड टर्नओवर भी 5 करोड़ के अंदर है तो उसको बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस, एंड है और नहीं है। एंड व्हाट इज स्मॉल, इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन 50, बट ऑब्वियसली 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ से कम है तो तुम कहां पे शिफ्ट हो जाओगे, माइक्रो में, तो 1 से 10 करोड़ एंड 5 से 50 करोड़, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल। तो ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस दो अलग अलग है, ये नोट्स में मैंने पढ़ा है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, व्हाट इज स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों एंड लिखा है, ये पहले समझा आपको, ठीक है ओके। अब एक न्यूमेरिकल देखो मैंने किया था क्लास में, वो भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिया था क्लास में, मिस्टर ए हैज परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम एन कंपनी, माइक्रो एंटरप्राइजेस एज ऑन 1/3/25। माइक्रो का मतलब आपको पता है, बोलो, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन या मोर देन अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर, ठीक है। एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 5 अप्रैल। अच्छा पहले बताओ, रिटर्न अगर एग्रीमेंट है तो ये डिफरेंस मैक्सिमम 45 डेज का होना चाहिए, पहले चेक करो, इज इट विद इन 45 डेज, 1 मार्च से 5 अप्रैल, इज दिस लेस देन 45 डेज, इतना क्यों सोच रहे, ऐसा कौन सा संस्कृत में क्वेश्चन पूछा है कि श्लोक पढ़ के बताओ, है ना, ठीक है। अभी देखो उसने पेमेंट कब किया दोस्तों, आप चेक करो, डेट कंपेयर करो, 5 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल को पेमेंट किया है, बोलो तो 45 डेज में पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो 24-25 में आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड सपोज 20 अप्रैल को पेमेंट होता है दोस्तों, ध्यान दो, 5 अप्रैल के बाद पेमेंट हुआ है तो क्या होगा, कर ये इस साल मिलेगा नहीं, अगले साल मिलेगा, तो यहाँ पे 43B का भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, वो टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, यहाँ पे 45 डेज का ही प्रोविजन अप्लाई होगा, तो 45 डेज के अंदर देंगे तो इस साल का खर्चा होगा, नहीं तो अगले साल का खर्चा होगा। इज दिस क्लियर नाउ? तो ये एक था एसएमएस का, आपको जस्ट फटाक से रिवीजन करके दिया ताकि आप भूल ना जाओ कि एग्जैक्टली कब हमने पढ़ा था, कहाँ पे हूं मैं, इतने फाइल्स हो गए ना, मेरे को भी सर्च करना पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ यही है ना, हाँ ठीक है।
चलिए ये हो गया 43B। अभी और एक पॉइंट अपन पढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 26 सेक्शन 48(2), क्योंकि अभी वो 36 में आने वाला है। कुछ काम है? हो गया, सुबह 5 बजे तक है मॉर्निंग। मैंने मॉर्निंग बोल दिया तो सब उठ के निकल जाएंगे ना। क्या ले लो सुबह 5 बजे तक, पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। देखो 12 घंटे में सिलेबस खत्म। मैराथन का प्रैक्टिस, अभी मैराथन होंगे ना अपने, वैसे ही होते हैं ना, 2 दिन में सिलेबस खत्म। मैराथन ऐसे होते हैं, 1 दिन डायरेक्ट टैक्स, 1 दिन जीएसटी। तुम जो चाहे वो मिलेगा तुमको। मैं बस JW मिनट्स भी खाना मिल सकता है, बस पैसा तुमको देना है। हाँ चलो, टाइम पास नको, ध्यान दो। नाउ सेक्शन 42 बताओ फास्ट क्या है। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। तो काफी बार मन में क्वेश्चन आता है कि हम कैन वी डू ट्रांजैक्शन विद रिलेटिव। यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, बस वो प्राइस क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए? तो व्हाट इज एक्सेसिव पेमेंट? ओवर एंड अबव मार्केट वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। एक्सेसिव को कोई डेफिनेशन नहीं है। सपोज आपने गुड्स परचेज किए फ्रॉम रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिश्ते और दार, रिश्तेदार, उनको बोलते हैं रिलेटिव। नाइट लेक्चर मैं नहीं लेता बाबा, मेरे को नींद आती है, तो मैं नाइट लेक्चर नहीं लेता हूँ। मैं लेक्चर लूँगा, मैं सो जाऊँगा यहाँ पे आके, सो इसलिए मैं नहीं लेता नाइट लेक्चर। मेरे को 10-11 बजे नींद आ जाती है। मैंने 12 कितने साल से देखा ही नहीं है ना। बस वो पार्टी करेगी तो जाना पड़ता है, उसमें भी ऐसे ऐसा करते रहता हूँ, बट ठीक है अभी चलो। सो सपोज मार्केट वैल्यू 25,000 है और अपन ने एक्चुअल जो वैल्यू दिखा है, एक्चुअल वो 29,000 है। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, कि एक आपने परचेस किया है जिसका मार्केट वैल्यू है 25,000, लेकिन आपने रिलेटिव को कितना पेमेंट किया है? 29,000। कितना एक्स्ट्रा हुआ है? वो डिसअलाउ होगा। बस इतना ही सिंपल है। वो क्या होगा? डिसअलाउ। तो कितना एक्स्ट्रा है? करेक्ट। तो 4,000 यहां पे क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। कितना डिसअलाउ होगा? तो इसमें लर्न क्या करना है सर फिर? हु आर माई रिश्ते एंड दार। बस इतना ही आपको लर्न करना है, एक बार पढ़ के रखना है कि मेरे रिश्ते में कौन है और दार कौन है। ये दोनों अगर अपने समझ लिया तो बाकी प्रोविजन बहुत सिंपल है। यस, नहीं अभी नाइट लेक्चर में प्लान करते हैं। यस, जरूर करते हैं, थोड़ा समय दो, करते अपन। ओके, तो ये डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव आप पढ़ लेना कि कौन कौन इसमें आते हैं। आइए अभी अपन 36 में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने हैं अपने को। ओके, 36 में पॉइंट नंबर बी अपना हो गया। क्या था? बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय अलाउड एज पर 43B का मतलब क्या बताऊं? ये बोनस कमीशन जो है ये 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन कब पे करना है? कभी भी नहीं, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन shall be allowed as a deduction। नाउ ध्यान से सुनना, अगेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन। पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को आप आंसर देना। ये पढ़ने के बाद ही मैंने आपसे रॉ मटेरियल परचेस किया है जिसका पेमेंट मैंने आपको टाइमली पे नहीं किया। 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल था। आपने कहा सर इसके ऊपर 1,000 रुपया इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि मैंने 1 महीना लेट कर दिया, मंथली 1%। मैंने कहा ठीक है, गलती मेरी है। तो मैंने आपको 1,01,000 रुपये दे दिया। तो 1 लाख फॉर परचेस ऑफ मटेरियल दे दिया, जो परचेस में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। ये 1,000 रुपीज मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया है। क्या पे किया है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्यों पे किया है? मैंने आपको पेमेंट टाइमली नहीं किया। यहाँ तक सिस्टम को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, अभी बताओ ये जो 1,000 रुपये मैंने दिया है ये यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में आएगा या नहीं आएगा? 2 बार पढ़ो, इंग्लिश पे लिखा है ना। कुछ लोगों को तो 4 आके भगवान ने दिए रे, यूज करो रे, थोड़े अच्छी से भी देखा करो। हाँ, अभी मैंने हाईलाइट किया ना,
कैपिटल बोरोड होना चाहिए। ये 1,000 रुपये कैपिटल बोरोड का है क्या? नहीं, तो इसका डिडक्शन मिलेगा 37 में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? 37 में मिलेगा। तो 4 आंखें 2 आंखें दिल थाम के बैठना और अच्छे से पढ़ना है। अरे आपको समझा कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट आता है सेक्शन 36 में? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, नॉट एनी अदर इंटरेस्ट। तो वो भी बाकी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 37 जो जनरल डिडक्शन है। ओके, अभी इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला, आप बताएंगे आंसर। अगर ये पेमेंट मैंने इंडिया के बाहर किया है, बोलो, अपन ने एचपी में पढ़ा है, इंडिया के बाहर है तो क्या कट करना जरूरी है? टीडीएस कट करना जरूरी है, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये आप बताएंगे इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल। बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला लिख रहा हूं। अलाउ या डिसअलाउड? इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल इज डिसअलाउड बिकॉज ये नोशनल खर्चा माना गया है ना। कैन आई पे इंटरेस्ट टू माई सेल्फ? कैन आई बोरोड कैपिटल फ्रॉम माई सेल्फ? कैन आई पे EMI टू माई सेल्फ? नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन, वो अलाउ कौन सा नहीं है? प्रोप्राइटर कैपिटल का नहीं होगा, बाकी सब होगा। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट थोड़े अच्छे से एग्जाम में लर्न करना है कि अगर हमने इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे किया एंड टीडीएस कट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल नॉट अलाउड, बट पार्टनर्स को दिया तो अलाउड है। अपन एंड में पढ़ने वाले पार्टनरशिप इसी टॉपिक में। तो पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट दिया तो याद है ना, सेक्शन 40B। तो पार्टनर्स का अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है? प्रोप्राइटर का अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अभी जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब मैंने क्लास में कहा था, वापस बताता हूं। जीरो का मतलब है जहां पे आपको हर साल इंटरेस्ट 0% से मिलेगा। कूपन का मतलब इंटरेस्ट एंड बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी। तो ये ऐसे बॉन्ड्स है जिसको आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको पैसा डायरेक्ट मैच्योरिटी पे मिलता है। कब मिलता है? मैच्योरिटी। तो ये प्रोविजन आपके हिसाब से नहीं पढ़ना है, ये प्रोविजन कंपनी के हिसाब से पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। तो ये है कंपनी, ठीक है। बाय बाय मोटर्स टाटा मोटर्स की कंसर्न कंपनी है। वो टाटा बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, सेम ही है। आपको नहीं पता? नहीं पता? यही पे आप नीचे उतरेंगे ना, लेफ्ट लेके सीधा जाओ, 12 किलोमीटर पे है। नहीं, उतरने के बाद मैडम बोला नीचे होते हैं, यहाँ पे 12 किलोमीटर तो गिरोगे अलग जगह पे। तो ये कंपनी है। तो यहाँ से क्या करना है, क्लास में नीचे जाना है, लेफ्ट लेना है और डायरेक्ट 12 किलोमीटर पे आपको कंपनी दिखेगा। बहुत बड़ी कंपनी है, बाय बाय मोटर्स। वहाँ से सेल्फी निकाल के मेरे को भेज देना, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है बाय बाय मोटर्स। ये सबको बाय बाय करती है, यस। तो इन्होंने इशू किया है ZCB। क्या है ZCB? जीरो कूपन बॉन्ड, हाँ, शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZCB क्या है सर? जिला परिषद नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड। इसका फेस वैल्यू 10 लाख है एंड इशूड एट 7 लाख एंड इसका मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल। तो कंपनी ने अभी आपसे 7 लाख रुपए लिया है। कितना लिया है? 7 लाख। इशूड एट डिस्काउंट होता है ये, इशूड एट डिस्काउंट। तो यहां पे बता सकते हैं कंपनी ने आपको कितना डिस्काउंट दिया? जिस सिक्योरिटी का फेस वैल्यू 10 लाख है, आपको कितने मिला? 7 लाख। तो कितना डिस्काउंट दिया कंपनी ने? तो ये डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ करना है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसलिए इस प्रोविजन का हेडिंग है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। सो हियर वी आर टॉकिंग ऑफ दिस 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख कंपनी का खर्चा है कि नहीं बताऊं? सर क्यों खर्चा है? अरे 7 लाख आपसे लिया है लेकिन मैच्योरिटी पे आपको 10 लाख रुपए देना है। कितना देना है? फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है ना, तो आपको 10 लाख देना है। तो कंपनी का 3 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको राइट ऑफ कैसे करना है, P&L में कैसे लेके आना है, वो 36 में दिया है। एंड उन्होंने बोला है ओवर द पीरियड ऑफ बॉन्ड, एकदम सिंपल। तो बताइए कितने साल के बॉन्ड से हैं? 10 साल। तो 3 लाख रुपए आपको 10 साल में क्या करना है? राइट ऑफ करना है। सो व्हाट इज आंसर? 3 लाख बाय 10, हर साल P&L में कितना आएगा? 30,000 रुपीज आएगा। तो बाय बाय मोटर्स के इनकम में से मैं हर साल कितना माइनस करूंगा? 30,000 10 साल के लिए माइनस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन एग्जाम में आता है, तो आपको लिखना है।
एक वन मोर पॉइंट ऐड करता हूं, फिर लिखो। अच्छा बताओ, आपके लिए वो कैपिटल एसेट है कि नहीं? बॉन्ड इज अ कैपिटल एसेट। अच्छा, आपने कितना पैसे दिया था? 7। आपको कितना मिला? कितना एक्स्ट्रा मिला? वही आपके लिए कैपिटल गेन है। एंड बॉन्ड्स को इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपए आपका क्या है? डायरेक्ट कैपिटल गेन फॉर इन्वेस्टर। तो यही प्रोविजन कैपिटल गेन में भी आने वाला है। अभी अपन किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? कंपनी के हिसाब से। क्या कंपनी का नाम है? मोटर्स, बाय बाय मोटर्स। तो उनके लिए आपको लिखना तो लिख सकते हैं, बस फास्ट लिखो। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, अच्छे से समझ के जाना है। अभी क्लियर है क्या सबको? तो ये डिस्काउंट आपको निकालना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। सिंपल, एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट ही नहीं है। 88 प्लस क्या है? पलक, व्हाट इज 88? क्या है 88? पता नहीं क्या है। शायद पलक तुम वो 88,000 की बात कर रहे हो जो तुमको मेरे को देना है। जीपे कर दो, चलेगा? नहीं, वो मैंने उसको दिए थे 88,000। यस पलक, यू कैन जीपे मी। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जीपे कर दो। हो गया? ओके। तो कितने साल में राइट ऑफ करना है? ओवर द पीरियड ऑफ, यस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 36, एनी सम पेड सब्जेक्ट टू 43B बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स। अच्छा, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा कि नहीं बताओ? ऑलरेडी पढ़ा 43B में। क्या पढ़ा? कि एज अ एम्प्लॉयर आप आपके एम्प्लॉय के लिए जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो टुवर्ड्स विच फंड? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएंशन फंड, इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन 43B बेसिस। मतलब क्या है? ये 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग होगा तो भी चलेगा, बट आपको रिटर्न फाइल करने से पहले पे करना जरूरी है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 80CCD, नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ओके, सॉरी, आई थॉट यू आर सपोज टू पे मी 88,000, वी आर टॉकिंग ऑफ दैट, नो इश्यूज। ओके, हाँ। सो कंट्रीब्यूशन टू, तो ये किसका कंट्रीब्यूशन बताऊं? एम्प्लॉयर ने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। टुवर्ड्स एनपीएस कितना डिडक्शन मिलेगा? नॉर्मली कितना मिलता है? 12। अभी कितना मिलेगा? 14% मिलेगा। नाउ व्हाट इज सैलरी हियर? बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए का 14% का डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा। एंड सुनो, जो डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा वो आपके लिए इनकम फ्रॉम क्या होगा? सैलरी होगा। क्या होगा आपके लिए? ये आपके लिए पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, सो फॉर एम्प्लॉय ये क्या होगा? एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? सैलरी इनकम होगा। एंड कितना डिडक्शन मिलेगा? बेसिक प्लस डीए का परसेंटेज निकालना है, वो या अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। सपोज देखो, आपको समझा कि नहीं? नेशनल पे नहीं लिखा तो चलेगा, बहुत सिंपल है। बेसिक प्लस डीए सपोज है 6 लाख रुपया, ठीक है। नाउ मैं लिखता हूं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 72,000 है। कितना है? एक काम करते हैं, आई राइट 96,000, ठीक है। ये डेटा आपको दिया है। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, कितना अलाउड है, कितना डिसअलाउड है? सो एम्प्लॉयर के लिए कितना अलाउड है? सपोज 14%। कितना अलाउड है? 14% अलाउड है ना? हाँ, 14% ऑफ विच अमाउंट? करेक्ट। व्हाट इज बेसिक प्लस डीए? मैंने आपको रेडीमेड दिया है। कितना बेसिक प्लस डीए? कितना है? 6 लाख। तो 6 लाख का 14%, 84,000 क्या है? अलाउ हो जाएगा। लेकिन अकाउंटेंट ने P&L में कितना रिकॉर्ड किया है? 96। व्यू अकाउंट में तो 96,000 गया है। अकाउंटेंट करेक्ट है, उसके अकाउंट से तो मतलब बैंक से तो 96,000 गया है। तो ये 12,000 का क्या करना है? बराबर है, बोलो करेक्ट है ना? एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, क्या करेंगे? डिस अलाउ। कितना डिस अलाउ करेंगे? तो अभी आपको एग्जाम में क्या करना है सर? अगर ये 96 रिकॉर्डेड है तो आपको ओनली क्या करना है? 12,000 को एड बैक करना है, क्योंकि 84 तो करेक्ट ही है ना।
कितना एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है 12,000, उसको आपको क्या करना है, एड बैक करना है। एंड आप बताओ एज अ एम्प्लॉय आपके लिए सैलरी इनकम में कौन सा अमाउंट ऐड होगा। लिसन माय क्वेश्चन, ये बिजनेसमैन के लिए समझ में आ गया सबको। तो बिजनेसमैन ने ऑलरेडी कितना डेबिट किया है 96,000, कितना ऐड बैक होगा इनकम में 12, यहां तक क्लियर है। हाँ, तो अभी माय क्वेश्चन इज ये एम्प्लॉय के लिए इनकम होगा कि नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी, अमाउंट बताऊं, जितना अलाउड है उतना ही। सी लॉजिक लगाओ, 12,000 रुपये कौन टैक्स दे रहा है, एम्प्लॉय टैक्स दे रहा है कि नहीं, तो 96 लिया तो वापस डबल टैक्स होगा 12,000 रुपये। तो जो सामने वाले का खर्चा है वो अपना इनकम है, आपके लिए जो फीस है, जो खर्चा है वो मेरे लिए इनकम है कि नहीं। तो आपका जितना खर्चा होगा उतना ही मेरा इनकम होगा। तो कंपनी का खर्चा कितना माना गया है 84, तो सैलरी इनकम में कितना आएगा बताओ, कि जितना डिडक्शन अलाउ हुआ है, ये लर्न करना है। अभी तो 84 तो क्वेश्चन सामने है, थियोरेटिकली क्या लर्न करना है, जितना डिडक्शन अलाउ हुआ है एम्प्लॉयर को उतना मेरे सैलरी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा, उतना मेरे सैलरी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। तो सैलरी इनकम कितना होगा, लिखो 84,000। जो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। जो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है वो मेरे लिए इनकम है। तो टोटल खर्चा 96,000 का हुआ है, 12,000 उनके इनकम में ऐड होगा, मतलब उनका खर्चा 84 माना जाएगा। एंड अगर उनका खर्चा 84 है तो मेरा इनकम भी ऑब्वियसली कितना होगा, 84,000 होगा। मेरे सैलरी इनकम में 84,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो टाइम आ चुका है घर पे जाने का, अलविदा कहने का। तो कल अपन मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों और 2 दिन में पीजीवी का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आपको सब याद आ रहा है क्या, कंफर्म? ऐसे लिए तो फास्ट नहीं, बराबर चल रहा है ना, एकदम स्लो भी नहीं एकदम फास्ट भी नहीं, ठीक है। कुछ सजेशन मेरे को जरूर देना, क्योंकि सेशन आपके लिए ले रहा हूँ, बाद में आप ही बताना कुछ है तो। चलिए ऑनलाइन, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं 3:45 को, बाय बाय। चलो ऑनलाइन बाय बाय।